स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड जिसमें कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट इतिहास जो है पढ़ा रहा हूं और आज की ये 51 यानी 51वीं क्लास है। इससे पहले कुल 50 क्लास में जो है आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास इन दोनों का विधिवत अध्ययन किया है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाया तो बताया कि आधुनिक भारत का इतिहास वो इतिहास जो कि 1707 से लेकर के कब तक 1947 तक, वो टाइम पीरियड जब हिंदुस्तान पर यूरोप के लोगों ने शासन किया, वो टाइम पीरियड जब हिंदुस्तान पर ब्रिटेन वालों ने शासन किया, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया, वही भारत का आधुनिक इतिहास था। हालांकि यह नाम भी भारत का आधुनिक इतिहास उन्हीं लोगों के द्वारा ही दिया गया था, वरना भारत का जो स्वर्णकाल था, आधुनिक युग था, वो प्राचीन युग रहा था, न कि ईसाइयों के द्वारा जो शासित समय था वो, या हिंदुस्तान पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा जो शासित समय था वो भारत का स्वर्ण काल जी नहीं। जो प्राचीन इतिहास का जो दौर था वो भारत का जो है स्वर्णिम काल था। लेकिन जैसा लिखा गया वैसा ही जो है हम लोग लेकर के इसे चल रहे हैं। आज आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला जो लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिसके तहत आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, अल्बुकर्क ने गोवा किससे प्राप्त किया था, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, या पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा। इस तरह के प्रश्न जो कि इस लेसन से, इस अध्याय से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये जो सेशन है सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। सिविल सर्विसेज में आप जैसा कि जानते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में सबसे अधिक क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रश्न जो है आधुनिक भारत से ही जो है पूछे जाते हैं। और अभी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो सामने है, या आपकी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा जो कि मार्च में प्रस्तावित है, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह सेशन रामबाण सिद्ध होगा। रात में 9 बजे मैं आप लोगों को हिस्ट्री एक्सप्रेस में, इतिहास एक्सप्रेस में मिलता हूं, जबकि सुबह में 10 बजे आपको नितिन सर जीएस मिसलेनियस का क्लास जो है लेकर के आते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने हेतु आए। जी हां, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन वैसे तो ईसा पूर्व भी हुआ। सिकंदर महान जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, वो भी यूरोप का ही रहने वाला था। उससे भी पहले जिन लोगों का उन दिनों भारत में जो है आगमन हुआ था, वो सब के सब जो है भारत में व्यापार करने के वास्ते ही आए, लेकिन उनके इरादे जो है बदलते गए और जो व्यापार करने के लिए भारत में आए, मौका मिला तो पार कर दिए। लेकिन वो जो यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ था वो जमीन के रास्ते जो है भारत में आए थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन समुद्र के रास्ते जो है हुआ था। और यहां जितने भी जो है नाम दिए गए हैं, ये उन यूरोपीय कंपनियों का जो है नाम दिया गया है जो कि सी रूट से होकर के समुद्र के रास्ते जो है भारत में आए थे। तो आपको एक मैं यहां पर फार्मूला बता देता हूं, ये हमेशा के लिए लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या है आप हमेशा याद रखें, क्या, PDEDF पीडीएफ फाइल याद रखते हैं ना, लेकिन यहां पीडीएफ जो है ना याद रखें, यहां आप याद रखें क्या, PDEDF। इसका क्या मतलब है, यानी भारत में सबसे पहले जो है आने वाली जो यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन लोग थे, वो
पुर्तगाल के रहने वाले थे। कौन से थे? पोर्चुगल। यानी सबसे पहले भारत में समुद्र के रास्ते आने वाला व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 20 मई 1498 को कालीकट में पहुंचा था, किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो भारत में सबसे पहले आगमन हुआ किसका? पुर्तगालियों का। कब? तो आप कहेंगे 1498 में। या तो ये ईयर आपको याद रहे, नहीं तो ये फार्मूला याद रहे। दूसरा, डी का मतलब है डच। डी का क्या मतलब है? डच। किस देश के लोगों को डच कहा जाता है? आप कहेंगे कि नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, जिस नीदरलैंड को कभी हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। और इन लोगों का भारत में आगमन होता है कब? इन लोगों का भारत में आगमन होता है 1602 में। ई का मतलब इंग्लिशमैन, और इंग्लिशमैन का मतलब क्या? अंग्रेज। इंग्लिशमैन का मतलब अंग्रेज, और अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है कब? 1608 में। नेक्स्ट, डी का मतलब है क्या? तो इस डी का मतलब है डेन या डेनिस। और डेनिस कहां के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले लोग थे। इनका भारत में आगमन 1616 में होता है। एफ का मतलब क्या है? फ्रेंच। फ्रांस के लोगों को जो है फ्रेंच के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों का भारत में आगमन होता है कब? 1668 में। यस का मतलब है क्या? स्पेनिश। क्या? स्पेनिश। ये कहां के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे ना स्वीडिश, स्वीडन के रहने वाले थे। आप क्षमा करेंगे, स्वीडिश शब्द जो है स्वीडिश, और स्वीडिश लोगों का भारत में आगमन हुआ था। सही तो ये था कि ये 1731 में जो है अपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए जरूर, लेकिन भारत न आकर के पूर्वी एशिया के दूसरे देशों से व्यापार करते रह गए, इसी भ्रम में कि वो भारत से व्यापार कर रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले कौन से लोग आए? पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ। पीडीएफ नहीं, पीडीईडीएफ को आप रट लीजिए। पी का मतलब पोर्चुगल, डी का मतलब डच, ई का मतलब इंग्लिशमैन, नेक्स्ट डी का मतलब डेनिश, एफ का मतलब फ्रेंच। अब इस हिसाब से या तो आपको ये ईयर याद रहे, और नहीं तो फिर ये फार्मूला याद रहे। अमूमन आपसे जो है ये भी पूछता है, आप बता भी सकते हैं अगर ये फार्मूला आपको याद है। जैसे पिछले बार रेलवे में पूछा था कि अंग्रेजों के जस्ट बाद भारत में कौन से लोग आए थे? डेनिश आए थे। अंग्रेजों से ठीक पहले कौन से आए थे? डच आए थे। फ्रांसीसियों से ठीक पहले कौन आए, या पुर्तगालियों के ठीक बाद में कौन आए? किसी को भी इससे अगर जो पूछेगा तो ये सारे प्रश्न आप जो है इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां विकल्प में हम लोग जो है देखते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। जी हां, तो ये दोनों जगह फर्स्ट नंबर पे दिया है, लेकिन इस जगह पर पुर्तगालियों को फर्स्ट नंबर पे नहीं दिया, इसलिए ये दोनों विकल्प सही नहीं होते। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, तो पहला विकल्प में दे रखा है कि डच, उसके बाद अंग्रेज, और फिर जो है कौन से? फ्रांसीसी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम ना, एकदम नहीं, पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। इस प्रश्न को तो लिखने वालों ने गजब लिख दिया है, कोई बात नहीं, लिखने वालों ने लिख डाला, जो लिखना था वही छोड़ डाला। स्थापना वर्ष यहां होना चाहिए था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना वर्ष। और प्रश्न में लीजिए, क्वेश्चन में होना चाहिए था क्या? निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? जी हां, अब आइए देखते हैं। ये यूरोपीय लोगों के द्वारा जो कुछ कंपनियां इस्टेब्लिश की गई, और इन कंपनियों के इस्टेब्लिश करने के पीछे उद्देश्य ही था उन लोगों का क्या? भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन वो व्यापार इन लोगों ने जो है कम किया, भारत के साथ जो है उन लोगों का व्यापार कम क्या, यहां पर साम्राज्य की स्थापना के जो है इरादे ज्यादा रहे थे। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है लिस्बन में होती है। कहां पर? लिस्बन में। और लिस्बन कहां है? गाजीपुर में ना, पुर्तगाल की राजधानी तब भी और आज भी लिस्बन के नाम से जो है जानी जाती है। एस्तादो द इंडिया,
यानी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना गया? जी हां, एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। जितनी भी यूरोपियन कंपनी मिलेगी सबके नाम में जो है ईस्ट शब्द जो है मिलेगा। वो इसलिए कि यूरोप से भारत जो है पूरब में पड़ता है और उन लोगों का भारत में आने के पीछे जो है मकसद ही था व्यापार करना और मौका मिले तो यहां पर साम्राज्य की स्थापना करना। तो उन दिनों जो है एक गलतफहमी रही थी और जो है वो गलतफहमी ये रही, मैं बताया भी था कि कोलंबस ये पहला यूरोपियन व्यक्ति था, इटली का रहने वाला व्यक्ति था जिसने भारत के समुद्री रास्तों को खोजने का प्रयास किया। वो अलग बात थी कि वो भारत को खोजते खोजते पट्टा अमेरिका खोज दिया, यानी अमेरिका में चला गया था। लेकिन वहां पर उसने जो है जिस इंडिया की खोज की उसका नाम उसने जो है वेस्ट इंडिया जो है दिया था। और तब वहां के यूरोप के लोगों के मन में यह मान्यता थी कि भारत जहां मसाले सबसे अधिक होते हैं, मसालों का जो है बहुत डिमांड था यूरोप के देशों में, वो ईस्ट इंडिया यानी जो इंडिया ईस्ट में है वहीं से प्राप्त होता है। बहरहाल एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1498 में हुई थी। 100% जो है सही है। उसके बाद भारत में डच लोगों का आगमन हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। कहां पर? तो डेनमार्क की राजधानी आम्स्टर्डम में हुई थी और उनके डच लैंग्वेज में इसको किस नाम से जाना जाता था? वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ये प्यारा सा नाम है, जब चाहेंगे तब याद हो जाएगा। वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। तीसरा विकल्प लिख रहा है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बप्पा रे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये छोटा सा नाम दिया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब मिला? किस एक्ट के तहत मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? क्यों लगा दिया गया? किस एक्ट के तहत लगाया गया? ऐसे सारे सवाल जो है बनेंगे, जिस पर आगे भी हम लोग अभी जो है चर्चा करेंगे, प्रश्न के रूप में मिलेंगे। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन मतलब किस देश के लोगों के द्वारा? डेनमार्क के लोगों के द्वारा स्टेब्लिश की गई डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडन के जो है आप गलतफहमी में नहीं रहेंगे। किस देश के लोगों के द्वारा? डेनमार्क के जो है लोगों के द्वारा। और इनकी कंपनी जो बनाई गई, जिसे कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया 1616 में। और कंपनी देश इंदिसे ओरिएंटलेस, कंपनी देश इंदिसे ओरिएंटलेस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्यारा सा नाम दिया है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कहां पर होती है? पेरिस में। कब होती है? 1664 में होती है। तो पूछ रहा है कौन निम्न में कौन सम्मिलित है? एक और जो है विकल्प जो है यहां पर जोड़ लीजिए और लिख दीजिए क्या? उपरोक्त सभी, ऑल एबव। ये जितने भी जो है विकल्प दिए गए हैं सब के सब जो है 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां पहुंचा था? वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? कहां का रहने वाला था? आप कहेंगे पोर्चुगल था, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का? पुर्तगाल का रहने वाला था। मैं पहले ही बताया कि वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था, या कह लें कि पहला ऐसा जो है पुर्तगाली व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुंचा। कब? समुद्र के रास्ते। कहां पहुंचा? तो आप अगर जो ये देखते हैं, ये वाला जो बेल्ट है हम लोगों का, जिसको कि अब हम लोग केरल के नाम से जानते हैं। केरल जो कि भारत का सर्वाधिक साक्षर क्षेत्र है, सर्वाधिक साक्षर जो है राज्य है, और इसके समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
मालाबार युद्धाभ्यास भी यहाँ पर जो होता है उसे मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। किसके बीच हुआ था, कमेंट करके आप बताना। बहरहाल मालाबार तट के नाम से इसे जो है जाना जाता है। और यहीं पर वास्को डिगामा का आगमन होता है। कब आना होता है, तो आप कहेंगे 20 मई 1498 को। किस शहर में आगमन होता है, तो आप कहेंगे कि उस समय इसे जो है कालीकट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, कालीकट के नाम से जाना जाता था। यहाँ की लैंग्वेज जो है मलयालम है, तो इसे कोझिकोड भी कहा जाता था। क्या, कोझिकोड के नाम से जाना जाता था। जिस बंदरगाह पर वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा जिस बंदरगाह पे आया, उस जो है पोर्ट को किस नाम से जाना जाता था, जो है कप्पक डाबू। किस नाम से जाना जाता था, कप्पक डाबू के नाम से जो है जाना जाता था। अब इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि अब इसे जो है कोची के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि वास्को डिगामा भारत में कहां पर आया था, किस शहर में आया था, जी हां, तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का पहला ना, तीसरा विकल्प सही है। कालीकट में आया था। अगर पूछता कि किस तट पर आया था, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये किस सागर तट पर आया है, तब उस सवाल का जवाब जो है मालाबार हो जाता। आज भी, तब भी केरल से ये लगने वाला जो समुद्री तट था, उसी को मालाबार के नाम से जाना जाता था। जबकि इस वाले बेल्ट में जो तमिलनाडु से लगता है, उसे किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। वास्को डिगामा का आगमन होता है। अगर पूछता कि किस बंदरगाह पर इसका आगमन हुआ, तो आप बताते कप्पक डाबू पर जो है इसका आगमन हुआ था। और उस समय यहाँ का शासक जो था वो कौन था, जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन उसका नाम था। जमोरिन जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले व्यक्ति थे, वास्को डिगामा से मिले तो इतना प्रसन्न हो गए, देख करके बहुत खुश हो गए। वो इसलिए कि वास्को डिगामा बहुत गोरा था। उनको क्या पता कि ये गोरी चमड़ी वाले जो भारत आए, उनके इरादे कितने जो है काले थे। वैसे इंसान का ये जो है स्वभाव है, आप देखने में आकर्षक हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, सरल शब्दों में कहें तो आप देखने में सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, तो आपके तरफ जो है दूसरे लोगों का आकर्षण होना बिल्कुल नेचुरल है, जायज है, प्राकृतिक है। यह भी बड़ा जमोरिन प्रभावित हुए कि गजब, आप कितने गोरे हैं। वैसे भी भारत में गोरा होना अपने आप में ही जो है एक सुपर नेचुरल टैलेंट है। और इन्होंने इसकी न सिर्फ आगवानी की, बल्कि इसको फ्री में जो है मसाले उपलब्ध कराए थे। अगर पूछा जाए कि वास्को डिगामा भारत में किसकी मदद से आया था, किसके मदद से आया था, तो आप कहेंगे जिस व्यक्ति के मदद से आया उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये कहां का रहने वाला था, अब्दुल मजीद गुजरात का रहने वाला था। गुजरात को तब पाटन के नाम से जाना जाता था। और इनसे इसकी मुलाकात कहां हो गई थी, तो आप कहेंगे इससे इनकी मुलाकात साउथ अफ्रीका में हो गई थी, दक्षिण अफ्रीका में हो गई। क्योंकि ये भी भारत को खोजते पहले ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। जैसे कोलंबस भारत को खोजने चला था, तो भारत ना आकर के पट्टा अमेरिका में चला गया था, ये वहां चले गए थे। क्योंकि आज की तरह जो है बिल्कुल प्री डिफाइन सी रूट नहीं हुआ करता था, तो उन दिनों समुद्री यात्राएं करना मतलब अपने जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ करना था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डियाज या वास्को डिगामा। मैंने बताया कि वास्को डिगामा ये पहला व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुंचा था, चला था अपने यहां से कम, तो आप बताएंगे कि 1497 में जुलाई में इसने यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। और 20 मई वर्ष 1498 को यह भारत की धरती पर कालीकट पर इसने अपनी उपस्थिति दर्ज किया था। जब आपसे एक बार प्रश्न जो है पूछा गया वास्को डिगामा भारत के किस तट पर आया, तो ऑप्शन में दिया था क्या, पूर्वी तट, पश्चिमी तट,
दक्षिणी तट, अगर इस तरह जो है कहे तो ये भारत का जो है यही वेस्टर्न घाट है, यानी वेस्टर्न घाट जिसको कि हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पहले सह्याद्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। और आज भी महाराष्ट्र वाले बेल्ट में इसको इसी नाम से जाना जाता है। यहां से लेकर के और यहां तक जो माउंटेन सीरीज है, भारत की दूसरी जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसी को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। अगर ये किस भारतीय समुद्री क्षेत्र में आया था तो आप कहेंगे अरेबियन सी। कौन सा? अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर, अरब वालों के आने के बाद इसका नाम अरब सागर हुआ, वरना इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो आप कहेंगे इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? जी हां, इसे पहले पारावार सागर के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगीज जो वायसराय था, उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसका भारत में आगमन होता है कब? 1605 में। कब तक रहा? 1609 तक रहा था। 9 तक रहा था। ये महोदय भारत में आए कब? 1609 में। और कब तक रहे? 1615 तक रहे थे। इनको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इसी ने गोवा को जो है जीतने में सफलता अर्जित की थी। वरना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, किसकी जो है ये नीति थी? आप कहेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की रही थी, शांत जल की नीति, और जिसके तहत जो है भारतीय क्षेत्रों से इसने व्यापार किया था। भारतीय समुद्री क्षेत्रों पर इन लोगों ने जब आधिपत्य जो है स्थापित किया तो खुद को सागरों का स्वामी कहा था। क्या? मास्टर ऑफ द सी, सागरों का स्वामी स्वयं को किसके द्वारा जो है कहा गया था? पुर्तगालियों के द्वारा कहा गया था। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम पूछेगा तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने दिया था? अल्बुकर्क के द्वारा जो है दिया गया, जिसको रियल फाउंडर ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया या रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे जब यही प्रश्न पूछता कि वायसराय के रूप में वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ है, तो आप कहते कि वर्ष 1524 में। यह तीसरी बार जब थर्ड टाइम आया था, कौन? वास्को डी गामा, तब जो है ये वायसराय के रूप में आया था। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वास्को डी गामा का भारत में आगमन, किसका? वास्को डी गामा का भारत में आगमन अगर आपसे पूछता कि कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ, तो आप कहते कि 3 बार इसका भारत में आना हुआ था। कितनी बार? 3 बार भारत में आना हुआ। कब कब आना हुआ था? तो पहली बार ये आया था 1498 में। 1498 में तब ये एक्सप्लोरर के रूप में आया था, यानी एक समुद्री यात्री के रूप में आया था। किस रूप में आया? एक समुद्री यात्री के रूप में इसका भारत में आगमन हुआ। समुद्री यात्री के रूप में इसका भारत में आगमन हुआ था। लेकिन दूसरी बार जब ये आता है, कब? वर्ष 1503 में। 1503 में तब वहां के शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया था। कहां के शासक? तो आप कहेंगे पुर्तगाल के शासक। पुर्तगाल के शासक के जो है वहां का जो सम्राट था, इसके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के रूप में ये आया। जबकि तीसरी बार और अंतिम बार जब आना हुआ 1524 में, तब इसका भारत में आगमन वायसराय के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि ये वहां की सरकार से, कहां के? पुर्तगाल की जो है गवर्नमेंट से इन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि हमको उस देश में जो है भेज दिया जाए जिस देश में पहुंच करके मैं एक इंटरनेशनल लेवल का इंसान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदमी हो गया। क्योंकि वास्को डी गामा को भी पता था कि यह पहला यूरोपियन ऐसा व्यक्ति है जो कि समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुंचा है, और उसके बाद वास्को डी गामा यूरोप का सुपरस्टार हो गया। भारत से मसालों से भरा हुआ जब नाव लेकर के अपने देश में पहुंचा तो उसका इतना भव्य स्वागत हुआ जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आया हो, क्योंकि यूरोप वालों के लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी। और वास्को डी गामा सही तो ये था कि भारत में ये मरने के लिए आया था। भारत से इसको इतना मोहब्बत हो गई, होता है किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो या तो उसके साथ जीना, नहीं तो उसके साथ मरना वाली कहानी हो जाती है।
कभी कभी उसके बिना भी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। वायसराय के रूप में इसका आगमन वर्ष 1524 में हुआ था और यह फरवरी के महीने में आता है, सितंबर के महीने में ये यहां से चल देता है, यानी इसकी मौत हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है मकबरा भारत में कहां पर स्थित है, तो उस सवाल का भी जवाब है क्या? कोच्चि। क्या? कोच्चि। भारत भूमि पर बनाई गई जो पहला चर्च था वो कोच्चि में था और उसी चर्च में आज भी इनका किसका वायसराय वास्को डी गामा का मकबरा है। तो ये याद रखेंगे, जब आपसे पूछेगा ये पहली बार कब आया था, तब तो उस सवाल का जवाब जो है ये सही होगा। लेकिन क्लियर कट क्वेश्चन में लिख देगा कि जो है पुर्तगाल के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कब आया, तो उस सवाल का जवाब जो है ये हो जाएगा। या पूछेगा कि वायसराय के रूप में, जैसा कि यूपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा कि उसका वायसराय के रूप में भारत में आगमन कब हुआ, आप कहेंगे 1524 में हुआ था। और इसकी समाधि कहां है? केरल में, कोच्चि में, और वहां के कैथेड्रल चर्च में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? या गुजराती जो इनका सहयोगी था इसका क्या नाम था? हालांकि तब गुजरात को गुजरात नहीं, तब जो है पाटन के नाम से जाना जाता था। आज भी पाटन की पहाड़ियां वहीं पर स्थित है और इनको मिल गया था कौन? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से इनकी मुलाकात जो है साउथ अफ्रीका में हुई थी और उसके बाद इसी अब्दुल मजीद के सहयोग से ये भारत आए थे। न सिर्फ भारत ये आए, बल्कि उस समय केरल का जो कि शासक जमोरिन था, हालांकि कहीं कहीं लिखा है कि उसकी उपाधि थी, उसी जमोरिन और वास्को डी गामा के बीच वार्तालाप भी कराने का काम जो है अब्दुल मजीद के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल मजीद के द्वारा ही किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही होगा। जब इसका आगमन हुआ तो कोच्चि का शासक कौन था? जी हां, जमोरिन था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहा जाता है कि वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने ही जो है बताया था। दरअसल जब भारत से वापस हुआ कौन? वास्को डी गामा वर्ष 1498 में, तो अब्दुल मजीद को फिर अपने साथ लेकर के गया था, क्योंकि अफ्रीका से केप वर्डे से भारत तक लाने का काम उसको किया किसने था? अब्दुल मजीद ने किया था। चंद सिक्कों के लालच में उसने इन व्यापारियों को भारत तक पहुंचाया। उनको क्या पता था कि ये भारत में सबसे लंबे समय तक रुकेंगे और व्यापारी के रूप में नहीं, अत्याचारी के रूप में रुकेंगे। क्योंकि पुर्तगाली भारत में आए कब? 1498 में, और रहे कब तक? 1961 तक जो है ये भारत में रहे थे। आगे बताऊंगा कि गोवा पर इन लोगों का अधिकार भी हो गया था। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्ष 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? जी हां, गोलकुंडा, जिसको कि अब किस नाम से जानते हैं? हैदराबाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है और मूसी नदी के तट पर स्थित है। यही गोलकुंडा मैं पढ़ाया था जब आप लोगों को, तो बताया था कि बहमनी साम्राज्य जब 5 राज्यों में विभक्त हुआ, 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हुआ, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा जिस नए राजवंश की स्थापना की गई थी गोलकुंडा में, उसे कुतुब शाही वंश के नाम से जाना गया। और कालांतर में वर्ष 1606 में यही गोलकुंडा के शासकों ने डच लोगों को, किनको? डच लोगों को मसूलीपट्टनम से व्यापार करने का जो है अधिकार चंद सिक्कों में जो है बेच दिया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि डच, जो कि पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में आए थे, अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पर, कहां पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में, ध्यान रहे, अब मसूलीपट्टनम जो है पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्रा में। लेकिन तब कहां था? तब जो है गोलकुंडा में पड़ता था।
इनकी ये पहली फैक्ट्री यहां पर स्टैब्लिश हो गई थी और इनकी दूसरी फैक्ट्री जो है पुलिकट में स्थापित हुई थी। कहां पर? पुलिकट में स्थापित हुई और वो 1610 में स्थापित हुई। तीसरी फैक्ट्री इनका जो है सूरत में स्थापित हुआ, वो 1615 में स्थापित हुआ। पूर्वोत्तर में सबसे पहले बालासोर में, पूर्वी भारत में इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित किया। बहरहाल जो पोर्चुगल लोग थे उनके बाद मैंने बताया था कि भारत में डच आए, नीदरलैंड के रहने वाले डच, और इन लोगों ने गोलकुंडा के शासकों से सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जो है प्राप्त कर लिया था। और उसके तहत जो गोल्डन फरमान था, गोल्डन फरमान, इसके तहत प्रावधान किया गया था क्या? 500, कितना? सिर्फ 500 पेगोड़ा प्रदान करने के बाद इन यूरोपीय कंपनियों को भारत में अपने क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है दे दिया गया। अपने बंदरगाहों से मुफ्त में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। गोलकुंडा का सबसे सुप्रसिद्ध जो है ये बंदरगाह था गोलकुंडा, जिसे उन दिनों डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता था। गोलकुंडा जिसे उन दिनों साहित्यकारों का क्रीड़ा स्थल के रूप में जाना जाता था। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों मसाला लेने आए हैं। हम ईसाई मसाला लेने आए हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये आए तो थे लोग मसाला लेने के लिए, लेकिन जब जो है ये वक्त मिला तो जो है इन्होंने मसाला लगा दिया था। और ये स्टेटमेंट दिया था कौन? वास्को डी गामा। किससे ये बात जो है कहा था? जमोरिन से कहा था। जमोरिन उन दिनों केरल, आज केरल है, तब तो कालीकट कहा जाता था, वहां के शासक हुआ करते थे। और जब अब्दुल मजीद ने ही इन दोनों के बीच में मुलाकात कराई और बात कराई। अब्दुल मजीद इन दोनों के बीच में जो है ट्रांसलेटर का काम किया, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी, और इन्हीं ने इन दोनों के बीच वार्तालाप कराई। और उस वार्तालाप के तहत इन्होंने जमोरिन से कहा था कि हम ईसाई धर्म के मानने वाले लोग यहां आए हैं। किस लिए? मसाले के लिए, क्योंकि यूरोप के देशों में मसालों का जो है बड़ा डिमांड था। उन दिनों यूरोप वाले, एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिका, आपसे पहले भी इस पर मैंने चर्चा किया था, जिसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज भी यूरोप का ही रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ सेल्यूकस निकेटर की बेटी से जो है शादी किया, बल्कि उसके दरबार में ये महोदय आ गए मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा। इंडिका में भी इन्होंने लिखा है कि भारत वो देश है जहां मौसम के अनुसार खाने पीने की चीजें बदलती हैं, क्योंकि भारत में मौसम बदलता है। यूरोप वालों के लिए ये नई बात थी। आज रहते तो उनको लिखना पड़ता कि भारत में सिर्फ मौसम नहीं बदलता है, यहां तो कुछ लोग मौसम की तरह भी बदलते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। वास्को डी गामा जब वापस गया था तब भी अब्दुल मजीद को अपने साथ ले गया था। अब्दुल मजीद से वास्को डी गामा ने पूछा था कि मजीद, तुम तो कद काठी में देखने में लगभग हम लोगों के बराबर के हो, रंग भी लगभग वही है, लेकिन जिससे तुमने मिलाया था जिस आदि पुरुष से, किससे? जमोरिन से। जमोरिन जो कि केरल के रहने वाले थे, और भारत में आज भी और तब भी दक्षिण भारतीय लोग जो कि सांवले होते हैं। और जमोरिन वैसे भी थोड़े ठिकने कद के थे, जबकि वास्को डी गामा यूरोप वाले वैसे ही जो है सब के सब जो है लंबे होते हैं। लेकिन वास्को डी गामा का दिमाग यही अब्दुल मजीद ने ही घुमा दिया था। अब्दुल मजीद से पूछता है कि ये बताओ कि तुम तो रंग रूप में लगभग हम लोगों जैसे हो, हाइट भी हम लोगों जैसी है, जिससे मिलाए थे ये आदि पुरुष कहां से आए थे? तो इन्होंने बताया कि पहली बात कि हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग फारस के रहने वाले, हमारे पूर्वज, और हम लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन बेवकूफ है भारत के लोग, जिनको थोड़ी तारीफ कर दो तो अगला जो है
अपना सब कुछ दान करके, और जिसको दान करता है उसी के मरघट पर कर वसूलने का काम करता है। यहां दान करना भी लोग जो है अपना धर्म समझते हैं। अतिथि देवो भव यहां की भावना है। यह हम लोगों के आदर्श थे, लेकिन इन आदर्शों को उन दिनों के यूरोपीय लोग या फिर अरब के लोगों ने हमारी जो है विनम्रता को हमारी कायरता समझा, हमारा पागलपन समझा था। बहरहाल उसी ने बता दिया कि हम लोग भी फारस के रहने वाले लोग हैं और हमारे पूर्वज भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे। वास्को डी गामा का दिमाग वहीं से जो है घूम जाता है। वो सोचता है क्या जिस अरब के लोग खाने खाने को, दाने दाने को परेशान थे, अगर उनको मौका मिला तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो हम यूरोप वाले उनसे कहां से कम हैं। आज भले अरब की स्थिति बहुत अच्छी है, अरब देशों की जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी कंडीशन बहुत बेहतर है, लेकिन सोचो जब डीजल पेट्रोल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं था, उनको खुद ही नहीं पता था कि हमारे पास जो है पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, उनको नहीं पता था। तो उन दिनों अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती थी और एग्रीकल्चर बैकबोन होता था इकोनॉमी का, और वहां पूरी तरीके से डेजर्ट था, तो एग्रीकल्चर मतलब जीरो था ही नहीं। तो उनकी स्थिति क्या रही होगी, और इसी वजह से उन लोगों का भारत में आना हुआ था। भारत के खाने पीने की चीजें, खास करके मसालों को अरब वालों ने ही तुर्की के रास्ते यूरोप में पहुंचा दिया था। यूरोप वालों के भी मुंह लग गया था। अरब के देशों में भी नॉनवेज बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर भी जो है नॉनवेज जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में जहां ठंडक होती है वहां के लोग नॉनवेज सबसे अधिक खाते हैं। हालांकि आपकी जो है जियोग्राफिकल कंडीशन ये तय करती है कि आप वेजिटेरियन होंगे कि नॉन वेजिटेरियन होंगे। हमारे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, मैं धर्म की नगरी इस समय प्रयागराज से ये क्लास जो है आप लोगों को लाइव जो है जारी कर रहा हूं। यहां पर भी स्थिति बड़ी विचित्र है, यहां पर भी नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत हैं। और अब तो हालात ऐसे हो गए, मैंने पहले भी एक बार स्टेटमेंट ये दिया था कि लोगों ने इतना हद कर दिया नॉनवेज के मामले में कि गिद्धों ने भारत ही छोड़ दिया, क्योंकि उनका काम अब इंसान ही करने लगे। वो डजंट मैटर कि किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, और हकीकत यह है कि हर धर्म में, हर संप्रदाय में ऐसे लोग मिलेंगे। कौन? हड्डी तोड़ने वाले। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? आप कहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 को। कहां पर हुई थी? जी हां, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट के तहत जो है किया गया था। और इनका इनिशियली जो स्लोगन था, नारा था, वो क्या था कि भूभाग नहीं व्यापार। इनका भी नारा था कि हमको भूभाग नहीं चाहिए, हमको साम्राज्य नहीं चाहिए। क्या? हम तो व्यापार करने के लिए आए हैं, व्यापारी बन करके आए हैं। लेकिन कहा गया है कि राजनीति और व्यापार में बैठा हुआ इंसान अगर सत्यवादी हो जाए तो वो बेरोजगार हो जाएगा। व्यापार और राजनीति ये दोनों ऐसा क्षेत्र है, हकीकत बताई नहीं जाती है, और जो बताया जाता है वो हकीकत नहीं होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इन लोगों ने भी भारत में आकर के कहा कि हमको भूभाग नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पुर्तगाल के लोग जो है भारत में आए तो सबसे पहले उन लोगों ने 1510 में 1510 में ही गोवा पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यूरोपीय अब जो कंपनियां आती थीं उनको दूसरी नजर से जो है देखा जाता था, और यही वजह था इन लोगों ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने बताया जिसकी स्थापना लंदन में 1600 ईस्वी में हुई थी,
और उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना हुआ, कब 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई, तो भारत में मुगल वंश का शासन था और शासन कौन कर रहा था? अकबर। किसके द्वारा यह कंपनी की स्थापना की गई? एलिजाबेथ के द्वारा जो है किया गया, एलिजाबेथ के द्वारा किया गया इस कंपनी की स्थापना चार्टर एक्ट 1600 के तहत। लेकिन जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तब उस समय एलिजाबेथ भी नहीं थी, इनके सुपुत्र जेम्स प्रथम थे, और भारत में अकबर भी नहीं था, इनके पुत्र जो है कौन से थे? जहांगीर थे। और आगे मैं चल करके बताऊंगा आप सबसे भारत आने वाला पहला अंग्रेज जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि वर्ष 1608 में समुद्र के रास्ते जो है भारत आया, सूरत में ड्रैगन जहाज से आया था। इन लोगों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, जिसको कि जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, इन लोगों के पास इतनी औकात नहीं थी कि खुद से ये अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ले, इसलिए इन लोगों ने 217 कंपनियों को, कितनी? 217 कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम दिया गया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे प्रेम से ये लोग जो है कंपनी जॉन के नाम से जो है जानते थे। 26 लोगों का जो है एक निदेशक मंडल था जो कि इस कंपनी को जो है रेगुलेट करता था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरे विकल्प में जो है दिया है इंटरपोलर्स क्या थे? तो इंटरपोलर्स यूरोप के कर मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारी थे, टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने वाले जो लोग थे, टैक्स फ्री ट्रेडिंग, कर मुक्त व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता था? उन्हीं को इंटरपोलर के नाम से जो है जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। हालांकि इससे पहले मैं सभी विकल्प को, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब पर मैं अपनी प्रतिक्रिया जो है देता था, सभी विकल्प के बारे में मैं डिस्कशन करता था, लेकिन आप लोगों की तरफ से ही कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था कि सर जिस क्वेश्चन में जो प्रश्न का जो विकल्प सही है, जो ऑप्शन सही है, उसी के बारे में जो है डिस्कशन किया करिए। सारे विकल्प के बारे में डिस्कशन करने में सब हाथ पांच हो जाता है। तो मैंने कहा कि जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसे आप खुश रहें। अगला प्रश्न, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? पांडिचेरी है कहां? वर्तमान समय में पांडिचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, बताने की जरूरत नहीं, और बड़ा गजब की मामला है, देख लेना। पांडिचेरी यहां पर स्थित है, किस तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर, कोरोमंडल तट पर है, और इसका एक जिला है जिसका नाम है क्या? कराईकल। क्या नाम है उसका? नाम जो है कराईकल है। और अगर आपसे पूछे कि कराईकल कहां पर है, तो आप कहेंगे कि कराईकल इस वाले बेल्ट पर स्थित है, इस वाले बेल्ट पर जो है कराईकल स्थित है। किस वाले बेल्ट पर? तो आपको मैं बता दूं कि इस वाले बेल्ट पर स्थित है, यहां पर कराईकल, इस वाले जगह पर। पांडिचेरी, जिसको अब पुडुचेरी कहा जा रहा है, ये यहां पर स्थित है। इसके 4 जिले हैं और 4 में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो कि आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। यह भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक तरह का बिल्कुल विचित्र जो है मामला है। किसी क्षेत्र में, किसी राज्य के 4 ही जिले हों, ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट, और उसके बावजूद भी उनकी आपस में बाउंड्री न लगती हो, यह दुनिया का इकलौता ऐसा मामला है। इसका एक जिला है कहां पर? तो आप कहेंगे कि केरल में। जिला किसका है? पांडिचेरी का है। कहां पर? केरल में। ये सारे जो है मामले भारत में ही हो सकते हैं। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, जिसकी पूरी एरिया ही सिर्फ इतनी है। इसका एक जिला यहां पर पड़ता है, कहां पर? इस वाले बेल्ट में, आंध्रा में, जिसका नाम क्या है? इसका नाम जो है यनम है। तो 4 जिले 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी खुद ही जो है तमिलनाडु से चारों तरफ से जो है ये घिरा हुआ है। पांडिचेरी जिसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया? आप कहेंगे फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया गया। ये फ्रांसीसी व्यक्ति था और 1 नवंबर वर्ष 1954 को, यानी आजादी के बाद, फ्रांस की सरकार ने स्वेच्छा से पांडिचेरी और चंद्रगिरी को भारत को सौंप दिया था।
प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न के अनुसार पहला ना, तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही होगा। पांडिचेरी दिल्ली के बाद जो है ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा भी है, और यहां विधानसभा की सीटों की संख्या जो है सिर्फ 32 है। बहरहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रनगर, अभी तो नाम तो लिया था, एक फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई कॉलोनी थी, और ये कहां पर? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के पास। और फ्रेंच गवर्नमेंट या फ्रांस की सरकार ने इसे भी भारत सरकार को जो है सौंप दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा यूपी पीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज जारी किया है, जो कि www.study91pro.com के माध्यम से आप यहां जा सकते हैं, और मॉक टेस्ट जो कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए गए हैं, वहां इनको आप सॉल्व करके अपनी तैयारियों का जायजा और इसके बेस्ट क्वालिटी के बारे में जो है आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद इस ऐप के माध्यम से इसे डाउनलोड करके और परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को और धार दे सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके विकल्प के रूप में यहां दिख रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जी, कह रहा है भारत में पुर्तगाली व्यापार कब शुरू हुआ? 1498 में। और अभी बताया कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति या पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 1498 में, जो कि कालीकट में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वैसे जो है हुई कब थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी कब? जी हां, 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लुईस 14वां के शासनकाल में 1664 में इसकी स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में हुई थी। कब? 1602 में हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला का पहला, कुछ करना ही नहीं है, यही सही है, यही सही है। यह बात ध्यान रखना, अंग्रेज भारत में आए थे, डच भारत में आए थे कब? डचों लोगों का भारत में आगमन 1602 में हुआ था। किसका? डच लोगों का। जबकि इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज भारत में आए कब? 1608 में। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 में ही, और ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी पहले, लेकिन अंग्रेज भारत में आए कब? डचों के बाद में आए थे। इस बात को जो है हमेशा ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति जिसका भारत में आगमन हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था क्या? कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस भारत में आया। अगर पूछा जाए किस जहाज से आया था, तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? आप कहेंगे रेड ड्रैगन से आया था, या इसका एक नाम जो है हेक्टर भी है। दरअसल हेक्टर जो इटली का जो है एक जहाज था, जो वो बेकार पड़ा था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भाड़े पर लिया था। खरीदने भर की भी औकात नहीं थी, और अपने पास तो खैर पूछना ही नहीं था। बड़ी दरिद्र स्थिति थी तब जो है यूरोप के लोगों का, यूरोप के देशों का, जिन्होंने भारत से व्यापार करके और आज बड़े तिस्मार खां बने बैठे हैं। व्यापार करके नहीं, भारत को लूट करके। दुर्भाग्य है कि आज भी भारत को लूटने वाले लोग जो है उन्हीं देशों में जाकर के जो है शरण लिए हुए हैं। 9-9 हजार करोड़ लूट करके, और उसी ब्रिटेन में आजकल विराज रहा है एक व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे विजय माल्या की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य है कि उस समय की सरकारों ने भी ऐसे लोगों का मदद किया, और आज की भी सरकारें जो है यही काम करती हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने को क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है।
हालात बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन लगभग मामला वैसा ही रहता है। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी कहां स्थापित की, उससे पहले बता दें कि जो है विलियम हॉकिंस आया था। कब? सूरत में आया था। कब आया? 1608 में। इससे जहांगीर की मुलाकात कहां पर हुई थी? आगरा में। आगरा में जहांगीर से मुलाकात हुई, क्योंकि मुगल वंश की तब जो है राजधानी आगरा ही हुआ करती थी, और उस समय शासक भी कौन था? जहांगीर था। जॉन प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में इसका भारत में आना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में आए, भारत से जो है व्यापार किया, और बाद के दिनों में इन लोगों ने इस वाले बेल्ट पर, किस वाले, जिसको कि कोरोमंडल तट जो है कहा जाता है, कोरोमंडल तट के क्षेत्रों में उन दिनों जो है शासन किसका था? तो आप कहेंगे कि अराविडु वंश, अराविडु वंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। इसी राजवंश का एक मंत्री था जिसका नाम था जो है दरमेला कटप्पा। क्या नाम था? दरमेला कटप्पा। दर कमीना इंसान था, और इसी ने अंग्रेजों को कुछ पैसों में ये क्षेत्र जो है बेच दिए थे, और कालांतर में इसी क्षेत्र पर अंग्रेजों के द्वारा खास करके फ्रांसिस डे ने अपने मदर को डेडिकेट करते हुए एक शहर की स्थापना किया, और उस शहर का नाम दिया क्या? मद्रास। यही मद्रास 1996 में जो है किस नाम से जाना गया? जी हां, रानी चेन्नम्मा के नाम पर इसे चेन्नई कर दिया गया। और चेन्नई वर्तमान में भारत के किस राज्य की राजधानी है? आप कहेंगे तमिलनाडु की राजधानी है। तो इनकी पहली प्रेसिडेंसी जो थी वो कौन सी थी? मद्रास थी। दूसरी प्रेसिडेंसी इनकी कौन सी थी? दूसरी प्रेसिडेंसी इनकी कौन सी थी? तो आप कहेंगे कि बॉम्बे थी, बंबई, जिसको कि अब मुंबई के नाम से जो है जाना जाता है। तीसरी प्रेसिडेंसी इनकी कौन सी थी? तो आप कहेंगे कि कलकत्ता थी, जिसको कि कोलकाता के नाम से जो है जाना जाता है। ये तीनों जो महानगर हैं, इन तीनों की स्थापना, इवन दैट दिल्ली की भी स्थापना, जो आधुनिक दिल्ली है, अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। जब भारत पर व्यापार करने के लिए आए अंग्रेज, लेकिन भारत के राजनीतिक दुर्व्यवस्था का फायदा उठा करके यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किए, यहां पर शासन करना शुरू किए, तो इन्होंने भारत को 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया था। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें भारत, दक्षिण भारत का क्षेत्र आता था। दूसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें पश्चिम भारत का क्षेत्र आता था। और तीसरी कलकत्ता यानी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें कि जो है पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का जो है क्षेत्र सम्मिलित था। तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों में सबसे पहले स्थापना इन लोगों ने सबसे पहले किसका किया था? तो आप कहेंगे कि मद्रास की स्थापना इन लोगों ने की। मद्रास की स्थापना कब? 1640 ईस्वी में। कब किया था? 1640 ईस्वी में किया था। बॉम्बे शहर की स्थापना इन्हीं लोगों के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? गेराल्ड के द्वारा किया गया। गेराल्ड आंगियर ने किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? जॉब चारनॉग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉब चारनॉग के द्वारा किया गया था। कब किया गया? आप कहेंगे 1698 में किया गया। बॉम्बे की स्थापना इन्होंने जो है 1678 में किया था। और सबसे अंतिम शहर की स्थापना इन लोगों ने दिल्ली की किसके द्वारा किया गया था? लुटियंस के द्वारा जो है किया गया। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत पर जब अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत, इसके तहत चीनी, यूं समझ लें कि चीन और चाय, इन दोनों को छोड़ करके बाकी व्यापार इनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। जबकि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूर्णतः जो है बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर पूछे कि आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत, और पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया तो उसको कहा जाएगा चार्टर एक्ट 1833। क्योंकि यहां पूर्णतः पूछ रहा है, इसलिए जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट या वहां के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो कानून बनाए, उसी को चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया।
किस नाम से जाना गया? चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया था। इसे राजदेश के नाम से जाना गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आगे मैं बताऊंगा कि 1757 से लेकर यानी प्लासी की लड़ाई से लेकर के और 1857 तक इनका शासन था। और इन टाइम पीरियड में जितने लॉ एंड ऑर्डर जो है जारी किए गए सबको चार्टर एक्ट के नाम से ही जाना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहां बनाई? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या सूरत में? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, थोड़ा सा देख लेंगे इस मैप को। अगर पूछता कि पहली अस्थाई फैक्ट्री, तो इन्होंने पहली अस्थाई जो फैक्ट्री बनाई, एक बात जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनकी फैक्ट्री आज की जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह नहीं होती थी। उस समय की फैक्ट्री का मतलब गोडाउन। भारत से सामान खरीद करके उसमें रखे जाते थे और फिर जो है पानी के जहाजों में उसे भर करके और लंदन ले जाया जाता था। भारत से ही कपास खरीद करके ये लोग अपने देश में ले गए, वहां पर उसको सूत में कन्वर्ट किए, धागे में बदल करके, कपड़े बना करके, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और मशीनों का प्रयोग करके फिर उसको, उस कच्चे माल को भारत में पुनः जो है प्रोडक्ट के रूप में ला करके सेल करने का काम किया। तो फिर जो है इन्हीं जो फैक्ट्रियां थी यहां पर रख करके और विभिन्न भागों में इनको बेचने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था। तो पहली टेम्परेरी फैक्ट्री इन लोगों ने बनाई थी, कहां पर? सूरत में बनाई थी। कहां पर? सूरत में। कब? 1608 में। लेकिन टेम्परेरी कह रहा हूं, टेम्परेरी की बात कर रहा हूं, अस्थाई ये साबित हो गई। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने जब जहांगीर को इनके विरुद्ध जो है भड़का दिया तो जहांगीर ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन करा दिया, गिरवा दिया। अगर जो पूछा जाता कि यहां पहली जो है स्थायी फैक्ट्री परमानेंट जो है कब स्टैब्लिश की गई, तो उस सवाल का जवाब होता 1613। लेकिन टेम्परेरी 1608 में। पहली जो है इनकी परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई कहां पर? 1611 में। कहां? मसूलीपट्टनम में। कहां पर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम उन दिनों गोलकुंडा का जो है बंदरगाह शहर था। अब ये जगह कहां पड़ता है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पूछ रहा है पहली फैक्ट्री भारत में कहां बनाई गई? पहली इनकी जो फैक्ट्री बनाई गई भारत में सूरत में, और ये अस्थाई होनी चाहिए। पहली टेम्परेरी या अस्थाई फैक्ट्री का निर्माण सूरत शहर में जो है किया गया था। अगर पहला फोर्ट, अगर जो है ये कहते हैं कि पहला फोर्ट कहां बनाया गया, तो पहला फोर्ट इनका जो है बनाया गया था मद्रास में और उसका नाम दिया गया था सेंट जॉर्ज फोर्ट। लेकिन यहां फोर्ट नहीं, फैक्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री अपना जो है 1503 में कहां पर बनाई थी? कालीकट में। कहां पर? कालीकट, कोच्चि, केरल। और पोर्चुगल लोग ऐसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी 1503 में कालीकट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जिसका वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? प्रश्न को फिर से सुने, कुछ इस तरह से है। पहला पोर्चुगल जो कि भारत में, पुर्तगाली जो कि भारत में आया था, मैंने बताया कि वो व्यक्ति जिसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कपक डाबू बंदरगाह पर आया था, कोझिकोड में आया था, कालीकट में आया था, मालाबार तट पर आया था, भारत के पश्चिमी तट पर आया, सह्याद्री तट पर आया। बस कहने का तरीका अलग अलग है और इन नामों से जो है ऐसे प्रश्न भी जो है पूछे गए हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका भारत में आगमन हुआ, जो कि समुद्र के रास्ते भारत आया, उसका नाम था पेड्रा कैब्राल। क्या नाम था? पेड्रा कैब्राल। और पेड्रा कैब्राल भी कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का ही रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत के बारे में कहा जाता है कि वास्को डी गामा से उसको इतनी जानकारी मिल गई कि वो भारत देखने के लिए जो है लालायित हो गया, भारत से व्यापार करने के लिए लालायित हो गया। हालांकि वास्को डी गामा ने उसको कुछ ज्यादा ही बता दिया था। वैसे इंसान का ये स्वभाव है, आज भी जो लोग आपके पड़ोस से
सऊदी अरब में जाकर के वहां भेड़ बकरी चराते होंगे। आप देखना जब वहां से आते हैं तो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि वहां जाकर के जो है ये गवर्नर नहीं तो चांसलर बनाए गए थे। इंसान का ये भी एक नेचुरल टैलेंट है, स्वभाव है। पेड्रा कैब्राल ये आया था, इसको बताया गया था कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता समझते हैं, पैर धुलते हैं, क्या गजब सम्मान करते हैं। ये भारत देखने के लिए लालायित हो गए और आना चाहिए था इनको। इधर पहुंच गए, कहां पर? इधर। ये पहुंच गए थे किस जगह पर? गोवा में। कब पहुंचे थे? इनका जो है भारत में आगमन अगर जो है पूछा जाए कि कब हुआ था, आप कहेंगे कि 1500 ईस्वी में हुआ। गोवा पर उस समय जो है, गोवा उन दिनों बीजापुर के अंतर्गत आया करता था और बीजापुर के अंतर्गत उस समय आदिल यूसुफ शाह का यहां पर शासन था। आदिल यूसुफ शाह यानी वहां पर मुस्लिम जो है बस्तियां थी और जो इस्लाम धर्म के लोग थे यूरोप वालों को फूटी हुई नजर से देखना नहीं चाहते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि पेड्रा कैब्राल जब पहुंच गए थे गोवा तो इनका पैर नहीं धुला गया, इनको कंप्लीट धो दिया गया, कूटे भी गए, लूट लिए गए और जैसे तैसे वहां से वापस अपने देश जो है चले गए थे। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, अल्वारेज पेड्रा कैब्राल जिनका नाम था और इनका आगमन भारत में हुआ था। कब? 1500 में। कब हुआ था? तो गोवा में हुआ था। कहां पर? गोवा। तो दिए हुए प्रश्न का ये अंतिम विकल्प सही है। वास्को डी गामा 1498 में आया था, मैंने पहले ही आपको इस बात को बताया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 में। किसके द्वारा जो है ये गोल्डन फरमान दिया गया था? जी हां, ये दिया गया था गोलकुंडा यानी वर्तमान हैदराबाद के निजाम के द्वारा। और इसके तहत मैंने बताया तो था कि 500 रुपया, 500 पेगौड़ा, जो गोल्डन कॉइन था उसको पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। और 500 पेगौड़ा के बदले में अपने क्षेत्र में टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने का अधिकार, अपने बंदरगाहों से निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार ये बीजापुर वालों के द्वारा जो है दिया गया था, गोलकुंडा वालों के द्वारा दिया गया। और 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये यूं दिनों समझिए कि लकी ड्रा जो है साबित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैग्ना कार्टा, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि 1717 में किसके शासनकाल में? फर्रुखसियर के शासनकाल में। फर्रुखसियर के शासनकाल में इनका कौन सा मिशन जो है गया था? तो इनका वर्ष 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा इनको फ्री ट्रेडिंग करने का अधिकार भारत में जो है दे दिया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा कहा जाता था और इन्होंने जो फरमान सुनाया उसको शाही फरमान के नाम से जाना गया। शाही फरमान के नाम से जाना गया था। बहरहाल प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध कब हुए थे और क्यों हुए थे? बड़ी विचित्र स्थिति थी। भारत में आए सबसे पहले कौन? पोर्चुगल। उसके बाद कौन आए? डच। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज। उसके बाद कौन से आए? डेन। सबके बाद कौन से आए? फ्रांसीसी। मैंने बताया ना, पीडीएफ नहीं, पीडीईडीएफ को याद कर ले। आए थे सबसे पहले पोर्चुगल, जो कि 1498 में आए और जो है 1961 में आए भी सबसे पहले, गए भी सबसे बाद में। लेकिन सबसे पहले जो चले गए जो लोग थे वो डेनमार्क के डेन थे। ये भारत में 1616 में आए थे और 1745 में अपने सारी व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों को बेच करके और वापस चले गए। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी यूरोपियन कंपनी जिसने भारत में अपने फोर्ट
अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद भी, और फिर यहां से जो है चलते बने, वो थे कौन से लोग? डेनिश लोग थे। डेनिश ये भारत से सबसे पहले जो है चले गए थे और अपना सब कुछ जो है किसको बेच दिया था? अंग्रेजों को। हालांकि ऐसा करने के लिए अंग्रेजों ने उनको विवश कर दिया था। उसके बाद भारत में पोर्चुगल, डच और इधर अंग्रेज और फ्रांसीसी बच गए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का उन दिनों उतना ही बनती थी जितना आज हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ जो है बनता है। तो भारत में जो है पोलराइजेशन हो गया। क्या पोर्चुगल और अंग्रेज एक तरफ हो गए, बाद में इनकी रिश्तेदारी भी हो गई थी। कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, या हो सकता है कि प्रश्न भी आए। और डच और फ्रांसीसी एक तरफ हो गए। कर्नाटक जो कि भारत का आज ये राज्य है, यहां पर कितने युद्ध हुए थे? कुल 3 युद्ध हुए। किसके किसके बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से हुआ था। अगर पूछा जाए कि पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ, आप कहेंगे 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। किस वजह से हुआ था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। मामला कहां था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है देश है यूरोप का, जिसकी राजधानी वियना है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। मामला वहां था। वहां फ्रांस और जो है ब्रिटेन की सरकारें आपस में जब युद्ध कर ली, यहां कुछ भी मामला नहीं था। उसके बाद भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में भिड़ गए और इसे कर्नाटक का पहला युद्ध के नाम से जाना गया। कब? 1746। इसे एला सापल की संधि के साथ जो है समाप्त किया गया था। कौन सा? एला सापल की संधि। यह भी पूछा जाता है एला सापल की संधि के तहत जो है कौन सा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, वो 1749 से लेकर के और 54 तक चला था। यह भारतीय मामलों में इन लोगों की दखल अंदाजी हुई जब कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई जो है शुरू हुई। उसमें इन लोगों ने इंटरफेयर किया और आपस में भिड़ गए थे। ये कर्नाटक की दूसरी लड़ाई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। कुल कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3 हुई। और तीसरी और अंतिम लड़ाई जो कि सप्तवर्षीय युद्ध से जो है प्रभावित थी, जो कि 1756 में शुरू हुई तो 63 तक जो है चली थी। 63 तक चली। ये जो है समाप्त हुई थी पौंडीचेरी की संधि के साथ, पौंडीचेरी की संधि के साथ, और ये जो है पेरिस की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। तो कुल 3 ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुए थे। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, अल्बुकर्क ने गोवा किससे प्राप्त किया था? अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था, सेकेंड वायसराय ऑफ पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया या रियल फाउंडर ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया कहा जाता है। अल्बुकर्क, जिसका पूरा नाम था क्या? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहा जाता है कि भारत में और खास करके रत्नागिरी के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में पाया जाने वाला वहां का स्पेशल आम, जिसको कि स्थानीय भाषा में माकोस कहा जाता है, जिसका टेस्ट के साथ साथ स्मेल बहुत अच्छी होती है, भारत से इतना अधिक मात्रा में इसने पुर्तगाल में, यूरोप में उसका एक्सपोर्ट कराया कि उस भारतीय आम को अब तो महाराष्ट्र को उसके लिए जीआई टैग भी जो है प्राप्त हो गया है। अल्फांसो के नाम से ही अल्फांसो के नाम से ही जो है उसको जाने लगा था और आज भी उसी नाम से जाना जाता है। अब उसका रियल नाम माकोस जो है शायद ही कोई जानता होगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको कि वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है, और यहाँ की राजनीतिक उठापटक का फायदा जो है उठाया इसने, और भारत का सबसे छोटा क्षेत्र जिसका नाम था गोवा पर जो है इसने कब्जा कर लिया। कब? वर्ष 1510 में। और गोवा कब तक इनके कब्जे में रहा था? तो आजादी के 14 वर्ष बाद तक, 1961 तक रहा था। गोवा
जिसको कि गोपुरम के नाम से कभी जाना जाता था। भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। कौन सी है? पणजी। पणजी किस नदी के तट पर है? कमेंट करके आप मुझको बताना। और गोवा को इन्होंने प्राप्त किया था किससे? किससे प्राप्त किया? आदिल यूसुफ शाह से। किससे? आदिल यूसुफ शाह से। आदिल यूसुफ शाह युद्ध के क्षेत्र से जो है भाग गया था, बहुत बहादुर व्यक्ति था आदिल यूसुफ शाह। ओहो। और ये क्षेत्र जो है उन दिनों किसके अंतर्गत आया करता था? बीजापुर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? तो बीजापुर के अंतर्गत आता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। आदिल यूसुफ शाह के द्वारा ही बीजापुर में आदिल यूसुफ शाह के द्वारा एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना भी किया गया था। मैं कभी बहमनियों को पढ़ाया था तो वहां पर बताया भी रहा था आपसे। आगे देखें, बंबई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला? गजब, किसको मिला था? भारत का यह शहर, केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब भी पूछे थे कि भारत का कौन सा शहर जो कि पुर्तगालियों को दहेज में, अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से। इसके पीछे कहानी यह है, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, कहा जाता है कि उनकी सहपाठी रही थी कभी पुर्तगाल की राजकुमारी, और दोनों लोग साथ साथ पढ़ते थे। ज्यादा पढ़ लिए, कुछ ज्यादा पढ़ लिए, जिसका परिणाम हुआ कि 1661 में वहां पर उन दोनों लोगों के बीच शादी हो गई। वहां पर शादी हुई और दहेज किसको दिया गया? बंबई को। बंबई वालों को पता ही नहीं था कि हम लोग दहेज दे दिए गए। हम लोग इतने भोले थे, और जब आप इतने भोले हो जाएंगे तो उसका मिसयूज तो कोई ना कोई करेगा ही। कहा जाता है कि सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन आपके सीधेपन का कोई जो है दुरुपयोग करे तो फिर उतना ही टेढ़ा भी होना चाहिए, क्योंकि जंगल में हमेशा वही पेड़ काटे जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, टेढ़े ना। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि पुर्तगालियों से बंबई को दहेज में प्राप्त हुआ था किसको? ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स सेकंड को। और 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड के जो है वार्षिक किराए पर इन्होंने इसे किसे दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जब भारत में आए तो पुर्तगाली उनको फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे ना। वो व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, बिजनेस कंपटीशन की वजह से। लेकिन ये शादी हुई तो भारत के इतिहास को भी बदल दिया, क्योंकि जो पुर्तगाली अंग्रेजों को देखना नहीं चाहते थे, उन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने यहां पनाह दे दी। क्यों? क्योंकि अब तो रिश्ते में वो जीजा जी हो गए थे और उनकी ये रिश्तेदारी भारत को भारी पड़ी थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही होगा। बंबई, जिसे कि माता मुंबा देवी के नाम से अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम था हाउटमैन। क्या नाम था? हाउटमैन। हालांकि भारत को खोजते खोजते जो है ये पट्टे इंडोनेशिया में चले गए थे। इन लोगों का भारत में आगमन 1602 में कहां पर? कोच्चि में हुआ था। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, अगर जो डचों की बात किया जाए तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब? 1605 में। दूसरी फैक्ट्री अगर जो है पूछा जाए कि इन लोगों ने कहां पर स्थापित किया, तो इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुलिकट में। कहां पर? पुलिकट में। कब? 1610 में। तीसरी फैक्ट्री इनकी कहां स्थापित हुई? तो जो है सूरत में स्थापित हुई। कब? 1615 में।
बालासोर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई इनकी जो है पहली फैक्ट्री थी। हुगली ना, ये अंग्रेजों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था ना, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने जब इसे लूटपाट का अड्डा बना दिया बाद में, किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने जब इसे लूटपाट का अड्डा बनाया तो 1632 में 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान चला करके और हुगली को खाली करा लिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही होगा। तो मेरे प्यारे शिष्यों, ये था आज का ये सेशन 2020 सीरीज। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा ये जो कुछ पुस्तकों की श्रृंखला जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को जो है ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करें और इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री होम डिलीवरी घर पे इसे प्राप्त करें। बहरहाल आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सबको इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों से जो है एक मुझको शिकवा शिकायत है, और आपसे शिकवा शिकायत है तो मैं करूं किससे? कहा भी गया है, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे किया करो। और शिकायत आप लोगों से यह है कि इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक जो है शेयर नहीं करते हैं। प्लीज इसे शेयर की तरह जो है शेयर करें। आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।